प्रगति किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों से खेती के क्षेत्र में निवेश करने का किया आग्रह। कहा, भारत सरकार कृषि क्षेत्र में निवेशकों के साथ करेगी हर संभव सहयोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। राज्य की नमो शेतकारी सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। कहा, पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए है जीवन रेखा। दिल्ली में 19वां CII खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक शिखर सम्मेलन हुआ आयोजित। भविष्य की खाद्य प्रणालियों के लिए स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल समाधान पर किया गया विचार। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को दे रहा है टक्कर। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने कहा, भारतीय किसान भी अब खेतीबाड़ी में कर रहे हैं AI का इस्तेमाल। टेस्ला के CEO एलन मस्क भी इन किसानों के हुए फैन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की ग्रोथ 4.5% से ऊपर है और उसमें भी हॉर्टिकल्चर 5% से ऊपर है। हम दुनिया में नंबर 1 हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पसंदीदा गंतव्य बन चुका है और बड़ी तेजी से निवेश आज मध्य प्रदेश की धरती पर किया जा रहा है। मैं निवेशक शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए मुख्यमंत्री और पूरी टीम को बधाई देता हूं और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वो मध्य प्रदेश आएं और विशेषकर खेती के क्षेत्र में निवेश करें। कृषि से संबंधित हॉर्टिकल्चर के सत्र में मैंने यहाँ भाग लिया। मध्य प्रदेश निवेशकों की पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है और बड़ी तेजी से निवेश आज मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है। मैं इन्वेस्टर समिट की सफलता के लिए मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वो मध्य प्रदेश आए। सारी सुविधाएं यहाँ सरकार दे रही है और विशेषकर खेती के क्षेत्र में वो निवेश करें। भारत सरकार की तरफ से जो सहयोग संभव है वो सहयोग भी किया जाएगा, विशेषकर कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। अनंत संभावनाएं, यहाँ के फल, यहाँ की सब्जी, यहाँ का अनाज, यहाँ का बासमती दुनिया में धूम मचा रहा है। MP बीट के नाम पे कई कंपनियां आटा बना रही है। हमारा संतरा हो, हमारा केला हो, हमारा लहसुन प्याज हो, मालवा का आलू हो, जबलपुर का मटर हो, हर तरह की फसलें आए और फूलों की भी बहार है। जैविक खेती मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है और मिलेट्स के भी प्रोसेसिंग से लेके बाकी चीज़ें करके निवेशक किसान का भी फायदा कर सकते हैं और खुद भी लाभ उठा सकते हैं। और दिल्ली में मंगलवार को 19वां CII खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भविष्य के लिए तैयार खाद्य प्रणालियों के लिए स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल समाधान पर विचार साझा किए गए और भोजन में दूषित अवशेषों के समाधान के लिए हरित और स्मार्ट नवाचार पर खास फोकस किया गया। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अपर सचिव मिनहाज आलम ने बताया कि कैसे सरकार खाद्य प्रसंस्करण की गुणवत्ता को और बेहतर बना रही है और हरित खाद्य पर एक बेहतर रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। Ministry of Food Processing Industries is supporting industry to comply with the standards prescribed by the FSSAI. Ministry is supporting
food testing laboratories. Now we have the food testing laboratory schemes, and we have already done more than 300 labs so far across the country in private and government sector. Now in the last 2024-25 budget, previous year's budget, there is target to set up 100 food testing lab more. वहीं इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को और स्मार्ट बनाने के साथ साथ तमाम बिंदुओं पर फोकस किया गया। FSSAI की विज्ञान मानक एवं नियमों की सलाहकार डॉक्टर अलका राव ने तमाम अहम पहलुओं को उजागर किया और क्या बदलाव हो रहे हैं इस पर बात की। India, like any other country in the world, face challenges from a growing population, climate change that affects farming, and high consumer expectation. That segment of our consumer citizens who are not yet alert, we all would want them to be equally aware. So there is no going back now from the fact that our consumer is much more enlightened, demanding, and asking not just for more food, and it's no longer a fight just for more food. It's about the right food, the healthy food, the nutritious food, and that is where I think all of you become a bigger player and a greater partner to the regulator, which FSSAI is. भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। अब भारत में AI तकनीक से खेती भी हो रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कुछ भारतीय किसान AI को खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने एक्स पर दी है। इसके बाद टेस्ला के CEO एलन मस्क भी इन किसानों के फैन हो गए और उन्होंने नडेला का पोस्ट शेयर किया है। सत्य नडेला ने AI के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की, साथ ही महाराष्ट्र में छोटे खेतों में पैदावार को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में बताया। वीडियो में नडेला बताते हैं कि मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं जो बारामती कोऑप का हिस्सा रहे छोटे किसानों का है, जहां उन्होंने इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। एक छोटे जमीन मालिक ने अपनी खेतीबाड़ी को बेहतर किया है। यहां केमिकल्स के यूज में कमी की गई, पानी का यूज बेहतर हुआ और आखिर में उन्होंने जो नंबर शेयर किए वो वाकई हैरान करने वाले थे। The one example that I wanted to highlight was one of the small farmers who was part of the Baramati co-op, where you can take this powerful technology, but make it have impact where a small landowner is able to improve the yield of their land. And the numbers they shared in terms of reduction in chemicals, improvement in water usage, and ultimately yield was phenomenal. One of the things it does is sensor fusion. We've been talking about it for decades. This is using geospatial data, spatial temporal data from drones, from satellites, from soil, all getting connected in real time, and then to apply AI to it, and then translate it back into knowledge for a farmer who is just asking questions in their vernacular language. That's the stitching together. It's pretty phenomenal to see. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत बड़ा ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने राज्य सरकार की नमो शेतकारी सम्मान योजना का जिक्र करते हुए पात्र किसानों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक जीवन रेखा बन गई है, जो वित्तीय स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नमो शेतकारी सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 6,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी में अब जल्द ही 3,000 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम के इस बड़े फैसले के बाद से राज्य के किसानों को अब इन दोनों योजनाओं के माध्यम से कुल 15,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता का सीधा लाभ मिलेगा। मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में तो मछली पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। इस उद्योग को आसानी से शुरू किया जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं द्वारा कारोबार शुरू करने वालों को सहायता प्रदान कर रही है।
गाजियाबाद के रजनीश कुमार चौधरी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया और अब लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। भारत सरकार फिश फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए गाजियाबाद के एक बहुत बड़े किसान रजनीश चौधरी जी हैं, जो हमें बताएंगे कि फ़िश फार्मिंग से उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से वो फ़ायदा ले रहे हैं। मैं लास्ट के 5 ईयर से फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, और अभी मेरी 100 एकड़ में फ़िश फार्मिंग है। मेरा मेजर फोकस है आज के टाइम में एक्वा टूरिज्म को बढ़ावा देना, जल कृषि गतिविधियों को। उसमें हम लोगों को पानी के बारे में, मछली के बारे में एजुकेट करते हैं, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा क्रंच है हमारे इंडिया के सामने भी और ग्लोब के सामने, वो प्रोटीन डेफिसिट हमारा देश है। हम फूड डेफिसिट से बाहर आ चुके हैं, अभी हमें प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन का सबसे चीप सोर्स फिश है। तो आपके मछली उत्पाद करेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, देश को प्रोटीन दोगे, और जहाँ मछली पालोगे विदाउट पानी तो पलेगी नहीं, उस एरिया का वाटर रिचार्ज होगा। तो एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी गतिविधि जिससे कि आप 3 डायरेक्ट लाभ आप अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं। तो ये मेरा मेन एक्टिविटी है, और तकरीबन मैं भी 100 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करता हूँ। 300 टन मेरा फ़िश प्रोडक्शन है। एक्वा टूरिज्म के बारे में भी आप वो भी कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है वो? सर, एक्वा टूरिज्म में हम लोगों को, जैसे हम कह सकते हैं, बोटिंग कराते हैं, फिश रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं। मैंने 50 एकड़ का एक यूनिक नॉर्थ इंडिया का पहला एक्वा पार्क बनाया, उसमें एक आइलैंड बनाया 1 एकड़ का। अच्छा, फ़िश फार्मिंग में सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से आपने लाभ उठाया है? सर, मैंने एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के एंटरप्रेन्योर मॉडल माध्यम के से मैंने 25% सब्सिडी ली है अपने प्रोजेक्ट पे, और गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रहा है अभी, उसका 5th ईयर ऑनगोइंग है। उसी से इस इंडस्ट्री में मोमेंटम आया है, और तकरीबन 4.5 MMT पूरे कंट्री का प्रोडक्शन उस योजना के माध्यम से बढ़ा है। उसके अंदर तकरीबन 100 योजनाएँ हैं, जैसे कि आप तालाब में मछली पाल सकते हैं, बायोफ्लॉक में, RS में मछली दाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, मछली सेल करने के लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, शॉप बना सकते हैं। तो ऐसे तकरीबन 100 प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के। तो मैंने जो एंटरप्रेन्योर मॉडल प्रोजेक्ट लिया है भारत सरकार और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से, उसमें मैंने 4-5 एक्टिविटीज़ को कंबाइन करा है। तालाब निर्माण, फिश रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, केज कल्चर और लाइव फिश वेंडिंग मशीन। अच्छा, सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र भी कायम किया हुआ है, तो इससे आपको कितना लाभ हुआ? सर, KVK और ICR ये बैकबोन है एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम को लेके, क्योंकि मैं तो मछली वालों से ज़्यादा कनेक्ट रहता हूँ। तो तकरीबन पूरे इंडिया में 8 ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से मैं तकरीबन 6 में मैं खुद 1 नहीं 2-2, 3-3 ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ। क्योंकि मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, बट आई एम ए बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्डी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये सब बड़े हैंड होल्डिंग करते हैं KVK भी। जैसे मेरा KVK गाजियाबाद है, तो बेस्ट पार्ट क्या है कि जो यहाँ के नियर बाय अच्छे फार्मर्स हैं, आप उनके फार्म पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन KVK भी आपको ट्रेनिंग के लिए प्रमोट भी करता है, और रिसेंटली अभी पंतनगर भी वो प्लान कर रहे हैं यहाँ के फार्मर्स को भेजने के लिए। कैमरामैन सुनील राणा के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर मंडी टैक्स की दर एक समान और किसान कल्याण फीस को पूर्णतया हटाने की मांग को लेकर जीरा व बासनी कृषि उपज मंडी मंगलवार को पूर्णतया बंद रही। व्यापार कार्य भी नहीं हुआ, इससे करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते जोधपुर के आसपास के गांवों से आने वाली गाड़ियां जीरा मंडी गेट के बाहर खड़ी रहीं व किसान परेशान रहे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर कृषि कल्याण शुल्क, मंडी टैक्स व अन्य राज्यों से आयात होने वाले कच्चे माल पर मंडी टैक्स लगाने के विरोध में मंडी पूर्णतया बंद रही। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में मक्का के सौदों में तेजी देखने को मिली। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 25 फरवरी को 100 रुपए बढ़कर 2100 रुपए क्विंटल हो गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी मक्का की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2350 रुपए रहा, जो 25 फरवरी को 9 रुपए चढ़कर 2359 रुपए क्विंटल हो गया।
जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 फरवरी को मक्का के भाव 3,500 रुपए पर टिके रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 24 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2,630 रुपए, जो 25 फरवरी को 10 रुपए टूटकर 2,620 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 24 फरवरी को मूंग की खरीद 6,300 रुपए पर हुई। 25 फरवरी को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 6,300 रुपए पर बना रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 फरवरी को मूंग का भाव रहा 9,200 रुपए, जो कि 25 फरवरी को 150 रुपए की छलांग लगाकर 9,350 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 24 फरवरी को इसका भाव रहा 9,500 रुपए, जो कि 25 फरवरी को 500 रुपए बढ़कर 10,000 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहाँ 24 फरवरी को इसका भाव रहा 8,820 रुपए, जो 25 फरवरी को 10 रुपए लुढ़ककर 8,810 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश में किसान मक्के की फसल की बुवाई के 25 या 30 दिन बाद यूरिया की खुराक डालें। साथ ही यहां के किसान मक्के को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मूंग और उड़द में पत्ती वेबर की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान तिल की फसल को जड़ सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश में ही काजू में चाय मच्छर कीट के प्रकोप के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। यहां गन्ने की फसल में स्मट रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनोजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां बैंगन और भिंडी में चूसक कीट की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तेलंगाना के किसान मक्के को डंठल सड़न से बचाने के लिए
इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। तेलंगाना में ही किसान मूंगफली में जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में ही टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर लें। यहां बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए किसान इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में ही किसान धान की फसल को तना छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और आइए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान करने का आंकड़ा 65.5 करोड़ के पार हो गया है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का आज समापन हो जाएगा। लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के दौरे पर हैं। वे कामले में कंपोरिजो सर्कल में आयोजित भव्य न्योकुम युलो समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की बदमाशों के साथ थाना मुंडाली मेरठ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की वरिष्ठ नेता महुआ मांझी की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में महुआ मांझी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वे अपने बेटे और बहू के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्नान करने के बाद वापस लौट रही थी। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय एकता की मजबूत नींव रखने वाले सावरकर की जीवन गाथा मातृभूमि की सेवा के पथ पर ध्रुव तारे के समान प्रेरणा देती है। यूपी सीएम ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ पर वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि नए भारत के पराक्रम का ये साहसिक अभियान वायु योद्धाओं की अद्भुत सामरिक शक्ति एवं अद्वितीय रणनीतिक कौशल का परिचायक है।
केदारनाथ धाम के कपाट इस बार 2 मई को खुलेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। असम व्यापार शिखर सम्मेलन एडवांटेज असम 2.0 का दूसरा दिन है। गुवाहाटी में चल रहे शिखर सम्मेलन के पहले दिन करीब 1.89 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाले 114 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय एयरटेल अपने DTH बिजनेस एयरटेल डिजिटल टीवी को टाटा प्ले के साथ मर्ज करने जा रहा है। अडानी ग्रुप की फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप यूनिट अडानी वेलमर ने अपना नाम बदलकर AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड कर लिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।